गया? चलिए ठीक है। ओके, वॉइस प्रॉपर है ना? चलिए देख लो। ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए तो आज डिस्कस करेंगे, जैसे कि थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा कि आज हम मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी करने वाले हैं। ओके, कैसे हम मोरली डेवलप होते हैं, कैसे हमारी मोरलिटी डिजाइन होती है, कैसे हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजंस नहीं ले पाते या फिर हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो उसके पीछे की डिजाइनेशन क्या होती है। ओके, एक मिनट। ओके, चलो अभी ठीक है ना? तो पहले क्या करेंगे हम, 5 मिनट पुराना रिवीजन जो लास्ट क्लास हुई थी। जिन लोगों ने लास्ट क्लास लिया है उसका बहुत जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। ओके, जिससे क्या हुआ कि थोड़ा सा वन वाला रूल तो फॉलो ही हो जाए। 1721 याद है? भूल गए तो कम से कम हम आपकी इतनी तो हेल्प कर रहे हैं कि एक दिन बाद तो याद करा ही दे रहे हैं। ओके, चाहे आप करो या मत करो, हम करा देते हैं। तो हमने क्या किया था कल? कल हमने एक थ्योरी की थी जो किससे रिलेटेड थी? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी थी। क्या थी? सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अगर उसके दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा नाम क्या था? कल्चरल हिस्टोरिकल एक्टिविटी थ्योरी था। किसने दी थी? तो एक आदमी था जिसका नाम लेव बैगोस्की था। कहाँ से था वो आदमी? तो सोवियत से था, आज के रसिया से था। अच्छा, उसका बर्थ की बात करें तो कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। उसने किसके पे फोकस किया था? तो तीन चीजों के बारे में हमने बताया था कि उन्होंने क्या बोला कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसमें तीन चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किस चीज की? सोसाइटी की, कल्चर की और लैंग्वेज की। उन्होंने बताया कि बच्चा का जो कॉग्निशन डेवलपमेंट हो रहा है वो इंटरेक्शन करने से हो रहा है। किसके साथ? सोसाइटी के साथ। समझ में आ गया? उसका सोशलाइजेशन की वजह से उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने एग्जांपल बताया था, मान लिया कोई आदमी है, बच्चे को एक ही रूम में बंद कर दिया जाए, उसे खाना वाना दिया जाए, हो सकता है वो फिजिकली बड़ा हो जाए बट मेंटली या कॉग्निशन लेवल पे वो डेवलप नहीं हो पाएगा। वजह क्या है? कि उसे इन्वायरमेंट का लैक हो गया। ओके, तो सोशलाइजेशन का इम्पोर्टेंस इन्होंने बहुत ज़्यादा दी है। देन उन्होंने तीन एस्पेक्ट की बात की थी। स्कैफोल्डिंग की बात की थी, एमकेओ की बात की थी और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की थी। तो अगर हम बात करें, एमकेओ क्या होता है? एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, ऐसा आदमी जो एक पर्टिकुलर एरिया में आपसे ज़्यादा जानता है और वो आपकी हेल्प करने वाला है, वो कौन होगा? एमकेओ। जो हेल्प करेगा, जो हेल्प है वो क्या होगी? स्कैफोल्डिंग। जिस एरिया में हेल्प करेगा वो क्या होगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो मैंने बताया था कि भाई मान लिया आपको साइकिल चलाना सीखना है तो आपके रिलेटिव्स, आपका कजिन्स, वो क्या करता था? जो कैरियर था उसे पकड़ता था। देन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चलते थे, चलने लग जाता तो छोड़ देता था, जैसे गिरने वाले होते थे देन पकड़ लेता था। क्या कर रहा था वो स्कैफोल्डिंग दे रहा था। जो दे रहा था वो कौन था? एमक्यू था। अच्छा, साइकिल सीखना क्या था आपके लिए? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था कि किसी की हेल्प मिल जाए तो सीख जाओगे। समझ में आया या नहीं आया? तो मुझे लगता है आ गया होगा। ओके, अब फिर उसके बाद हमने क्या बात की थी? हम थॉट और लैंग्वेज के बारे में बात की थी। तो हमने बताया था कि जो लेफ्ट बैगोस्की हैं वो दोनों को चीज़ों को इम्पोर्टेंट मानते हैं और बोलते हैं कि दोनों चीज़ें बाई बर्थ होती हैं, बट एक्चुअली क्या है कि साथ साथ में चलती हैं और 3 साल के आसपास मर्ज कर जाती हैं। तो इन्होंने जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, मतलब ये नहीं बोला कि उन्होंने थॉट को आज ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, लैंग्वेज को निगलेक्ट कर दिया, बट इन्होंने नहीं किया। अब अच्छा, बैगोस्की ने और क्या किया है? स्पीसीज के टाइप दिए थे। ये थे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीच। कौन कौन से? याद करो। प्राइवेट स्पीच, पब्लिक स्पीच एंड इनर साइलेंट स्पीच। प्राइवेट स्पीच जब हम खुद से ही बातें कर रहे होते हैं, क्यों? अपने एक्शंस को डायरेक्शन देने के लिए, और वो बाहर भी आ रही हो आवाज, तो देन प्राइवेट स्पीच हो रही है। छोटा बच्चा कहता है ना कि मैं गाड़ी चलाऊंगा, ऐसे चलाऊंगा, ये सब वो सब कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो प्राइवेट स्पीच कर रहा है। पब्लिक स्पीच जब हम दूसरों से कर रहे हैं और वो बाहर आ रही है, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इट इज पब्लिक स्पीच। अच्छा, इनर साइलेंट स्पीच क्या होती है? जो पहले प्राइवेट स्पीच थी वो एक एज के बाद कहाँ चली गई? इनर में चली गई, मतलब अब वो बाहर नहीं आ रही है। अभी मुझे जो सोचना है मैं सोच लूंगा, अंदर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इनर साइलेंट स्पीच के बारे में वी बाइगोस्की ने बात की है। ओके, तो मुझे लगता है कि गणित बन गया होगा दिमाग में कि बाइगोस्की कौन थे, क्या किया उन्होंने। ओके, चलिए तो आज नई एक थ्योरी हम कर लेते हैं
कई बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो सभी लोग टाइटल डाल दीजिए, सभी नोट पेन देखिए, बुक अपने सामने रखा कीजिए, जो इम्पोर्टेंट लगा करे लिख लिया कीजिए तुरंत। ओके, उससे क्या होगा कि अगर आपके लिखे हुए नोट्स आपके सामने होंगे रिवीजन के टाइम पे, तो एग्जाम के लिए बहुत हेल्प कर देंगे। समझ में आया? बार बार ये एक घंटे की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी ना भाई। आपने आज एक कंक्लूजन निकाल के इस वीडियो को अपने नोटबुक में लिख दिया, तो ये एक घंटे की वीडियो की जगह आप वो 2 मिनट दोगे उसको रिवीजन करने के लिए। समझ में आया? तो आज हम करेंगे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। चलो हेडिंग डालो, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। क्या डालना है हेडिंग? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इतना पता चल रहा है कि कोई एक थ्योरी है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी ने दी है, मतलब कोई सिद्धांत है जो किसी आदमी ने दिया है रिसर्च करने के बाद। इतना तो यहीं से समझ में आ गया कि थ्योरी लिखा हुआ है। अच्छा, किससे कोरिलेट कर रहा है? बच्चे के मोरल डेवलपमेंट से, मतलब बच्चा कैसे मोरली डेवलप हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करने वाला है ये पूरा सिद्धांत। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन होगा कि भाई मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है दी किसने है? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? टीटेट पूछता है, तो क्या आंसर होगा? तो एक आदमी था, आदमी क्या नाम था उसका? तो आदमी का नाम था कोहलबर्ग। क्या नाम था? कोहलबर्ग था। अच्छा सर, पूरा नाम क्या था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग था। क्या नाम था? लॉरेंस कोहलबर्ग। तो क्योंकि कोहलबर्ग ही ऑप्शन में होता है, इसलिए कोहलबर्ग याद याद रखना जरूरी है। लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस को भूल जाओ तो कोई भी बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इनके बारे में जान लेते हैं। हम दूसरी चीज क्या करते हैं भाई, जिसने दी है इस थ्योरी को उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। कभी कभी क्या एग्जाम का वो ज्यादा शातिर बन जाते हैं, तो वो इनके बारे में भी पूछ लेते हैं। भाई उनके पता नहीं है ना वो क्या पूछे हैं, उन्हें सिलेबस में दे रखा है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। आप उससे जुड़ा हुआ जो भी चीज है वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कोहलबर्ग के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कोहलबर्ग कौन थे? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। सर इतना समझ में आ गया कि ये आदमी अमेरिका में पैदा हुआ था। ओके, वहीं पे इसने अपनी रिसर्च एंड ऑल ये सब कुछ किया है। ओके, अच्छा अगर बर्थ की बात करें कि सर इनका बर्थ कब को हुआ था, तो बात करें तो 25 अक्टूबर 1927 को। कब? 25 अक्टूबर 1927। क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट अपनी एक्स्ट्रा अवेयरनेस के लिए रख लो क्या जा रहा है, लिख लेना कहीं कोने में। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा? हु गेव मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? तो देन किसके पास पहुंच जाएंगे? कोहलबर्ग के पास। भाई चलिए, तुम्हारी जरूरत है ऑप्शन में, आपको उठा के लेके जाना है। अगर पूछा जाए कि जो कोहलबर्ग थे वो वेयर कोहलबर्ग आर फ्रॉम, तो कहाँ से थे? तो अमेरिका से अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अगर बर्थ की बात करें तो कब हुआ था? 25 नवंबर 1927 को हुआ था। क्लियर है? इतना आगे बढ़े हैं। अब इन्होंने बताया कि इन्होंने एक रिसर्च की। क्या किया? रिसर्च की। कहानी की तरह उस रिसर्च को सुन लेते हैं, फिर जो जो कॉन्सेप्ट आएंगे उन चीज़ों को हम समझेंगे। चलिए रिसर्च को कहानी की तरह सुन लेते हैं। इतना मुझे लगता है कि आपने नोट कर लिया होगा इतना। ओके, अब कहानी सुन लो, उससे क्या होगा। ओके, तो चलिए कहानी सुनाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या किया, पूरा रिसर्च सुनिए। इन्होंने रिसर्च क्या की, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे लिए। मान लिए ये इन्हों का रिसर्च का एरिया है और इसमें अलग अलग एज के बच्चे लिए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 4 साल के थे, कुछ ऐसे थे जो 5 साल के थे, कुछ ऐसे ले लिए जो 6-7 साल के थे। ओके, कुछ ऐसे ले लिए जो 12 साल के थे, कुछ ऐसे ले लिए जो 18 साल के थे, कुछ ऐसे ले लिए जो 20 साल के थे। मतलब ये सब क्या किया इन्होंने, मतलब सभी को बैठा लिया। बनी मेरी क्लास में मान लीजिए, ऐसा मान लीजिए मैं बन गया कॉलवर्क और मैं रिसर्च कर रहा हूँ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी को मुझे देना है, तो इसके लिए मैंने रिसर्च किया है। क्या कर रहा हूँ मैं? मैंने डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे अपने क्लास में बैठा लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बैठा है लगभग 5 साल का बच्चा। ओके, 5 साल के कुछ बच्चे हैं, 4-5 बच्चे 5-6 साल के बैठे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैठे हैं 12-13 साल के बैठे हैं, कुछ ऐसे बैठे हैं 18-20 साल के बच्चे बैठे हैं। अच्छा याद रखना। ओके, ये सब बैठे हुए हैं। अब मैं क्या सुना रहा हूँ, एक कहानी सुना रहा हूँ। ये सुनिए, देखो क्या करना। कहानी क्या है, माने एक हाइंस नाम का एक आदमी था। क्या था? एक आदमी था जिसका नाम क्या था? हाइंस था। ओके सर, ठीक है, इतना पता चल गया कि ठीक है। उसकी एक वाइफ थी। क्या थी? एक वाइफ थी। चलो, ये भी पता चल गया कि शादीशुदा आदमी था।
ठीक है। इस औरत को बहुत, मतलब अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता था। बहुत प्यार का मतलब कंडीशन डाल दी कि बहुत प्यार करता है भाई। ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। अब इस औरत मतलब इस लेडीज को या इसकी वाइफ को कोई डिजीज है। क्या है? डिजीज है, मतलब कोई बीमारी है। ओके, क्लियरली पता चल गया। और बीमारी कैसी है? जिसकी वजह से डेथ होने वाली है। क्लियरली समझ में आ गया। बीमारी ऐसी है जिसकी वजह से डेथ होने वाली है। तो उन्होंने बच्चों को बताया कि देखिए, एक हाइंस नाम का आदमी था, उसकी एक बीवी थी जिसको वो बहुत प्यार करता था, और उसकी बीवी को एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली है। हाइंस को कहीं से पता चलता है कि एक आदमी जो ये शॉपकीपर है, जो मेडिकल स्टोर वाला है, इस पे वो दवा है, अगर ये दवा मिल जाए तो मेरी बीवी ठीक हो जाएगी। क्लियरली समझ में आ गया। अब हाइंस इसके पास जाता है कि भाई वो दवा दे दे। अब मेडिकल स्टोर को पता चलता है कि इसकी मजबूरी है, ये दवा इसे चाहिए क्योंकि मेरे पास ही दवा है, किसी और के पास दवा नहीं है, और अगर मैं दवा नहीं दूंगा तो इसकी बीवी मर जाएगी। तो वो क्या बोलता है, मान लीजिए वो दवा थी 100 रुपए की, और वो मांग रहा है उस चीज के 1000 रुपए। कितने मांग रहा है? 1000 रुपए। मजबूरी में फायदा उठा रहा है। समझ में आ रहा है कि भाई 1000 दे दे, दवा ले जा, बीवी को बचा ले। हाइंस के पास सब कुछ जोड़ जाड़ के भी मतलब 200-250 रुपए ही हो रहे हैं। भाई वो 100 की बजाय बोलता है कि 200 ले लो भाई, 250 ले लो भाई। वो कह रहा है नहीं, मैं 1000 लूंगा, 1000 से कम नहीं लूंगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? कंडीशन समझ में आई? एक आदमी है हाइंस, जिसकी एक बीवी है जिसे वो बहुत प्यार करता है, उसको बीवी को बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से वो मरने वाली है। हाइंस को पता चलता है कि एक मेडिकल स्टोर है जहाँ पे ये टेबलेट मिल जाएगी जिसकी वजह से मेरी बीवी बच जाएगी। बट शॉपकीपर को जब पता चलता है कि ये बस मेरे पास दवाई है, तो वो हाइंस से बोलता है कि 100 रुपए की दवाई थी वो, बट मैं लूंगा इसके 1000 रुपए। अगर आपको चाहिए तो 1000 रुपए लेके आओ, वरना मत लो, बीवी को मर जाने दो। समझ में आ रहा है? हाइंस बोलता है भाई दुगने ले ले। नहीं मान रहा मेडिकल स्टोर वाला। समझ में आ गया? इतनी स्टोरी है। अब वो बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि हाइंस को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड हाइंस डू। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है। इतना स्टोरी मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्या क्वेश्चन है, वो मतलब क्वेश्चन पूछता है, अच्छा ये बताओ हाइंस को अब क्या करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन पूछता है, क्या हाइंस को क्योंकि हाइंस के पास पैसे नहीं है, इसलिए अपनी बीवी को मर जाने देना चाहिए। अगर पैसे नहीं है तो वो दवा नहीं ले पाएगा, तो मर जाने देना चाहिए। पहला क्वेश्चन। ओके, बच्चों से आंसर ले लिया। अलग अलग ग्रुप के बच्चे थे, अलग सबसे ले लिया, इस इन वाले एजों से ले लिया, इनसे ले लिया, इनसे ले लिया, इनसे आंसर ले लिया, पार्ट बना लिया अपनी रिसर्च का। फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि एक्चुअली उसे क्या करना चाहिए, जाके चोरी कर लेनी चाहिए दवा की, और अपनी बीवी को बचा लेना चाहिए। जाए मेडिकल स्टोर पे और चोरी कर ले, और अपनी बीवी को बचा ले। चोरी क्यों कर ले? क्योंकि वो शॉपकीपर दे नहीं रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, सभी के आंसर ले लिए, सभी एज ग्रुप वालों के आंसर्स मैं बताऊंगा बाद में क्या क्या है। देन फिर क्या किया, तीसरा क्वेश्चन किया कि अगर हंस हंस को क्या करना चाहिए, दवा को चोरी कर लेना चाहिए। चोरी की है, और अब चोरी करके अपनी बीवी को बचा लेनी चाहिए, क्योंकि चोरी की है इसलिए पनिशमेंट झेलना चाहिए। भाई अगर तुम चोरी कर रहे हो तो पनिशमेंट लेना चाहिए। तो कुछ बच्चों के आंसर्स आए, ले लिया, लिख लिया, सबका लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हाइंस को क्यों मतलब चोरी कर लेनी चाहिए दवा की, अपनी बीवी को बचा लेनी चाहिए, और पनिशमेंट भी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि दुकानदार जो शॉपकीपर है वो बड़ा बुरा आदमी था, उससे 100 की जगह 200 मिल रहे थे, दुगना हाइंस दे रहा था, फिर भी नहीं उसने दवा दी। तो उसे क्या करना चाहिए कि चोरी भी कर लेनी चाहिए, द बीवी भी बचा लेनी चाहिए, पर सजा भी नहीं लेनी चाहिए। समझ में आ गया? तो ये जब क्वेश्चन हुए तो इन्होंने देखा कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, और इन्होंने पूरा डायरी में अपना नोट कर लिया कि भाई ये आंसर दे रहे हैं ये बच्चे। क्लियर है? अब उन आंसर्स के बेसिस पे, उन बच्चों की एज ग्रुप के बाद इस बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरी का कॉन्सेप्ट दे दिया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब देखिए बच्चे क्या कर रहे थे, क्या आंसर्स दे रहे थे, वही ये थ्योरी है। अब मैं इतना हटा देता हूँ। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को, किसको, इस थ्योरी को 3 लेवल्स में बांट दिया। कितनी लेवल्स में बांट दिया? 1 2 3 लेवल में। इन्होंने बोला कि ये वाली जो बीच वाली लेवल थी वो कन्वेंशनल वाली लेवल थी, कन्वेंशनल स्टेज लेवल था। क्या था? लेवल था। अच्छा, कन्वेंशन से पहले की वाली कौन सी होगी? तो सर प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल होगी। क्या होगी?
प्री कन्वेंशनल ही होगी। अरे किसी भी चीज से पहले क्या होता है, प्री लगा दो तो उसकी पहले वाली लेवल बन जाएगी वो। अच्छा, कन्वेंशन के बाद की जो लेवल होगी उसे क्या बोलेंगे, पोस्ट कन्वेंशनल बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलेंगे। इतना पता चल गया, इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को क्या किया है, 3 लेवल्स में डिसाइड कर दिया है। तो फर्स्ट लेवल, ओके, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। अब बच्चों का एज ग्रुप क्या ले लिया है, इस वाली लेवल में बच्चे लिए हैं 4 से लेके कितने साल तक के, 11 ईयर्स तक के। कितने साल तक का बच्चा है इसमें, 4 से 11 तरह के बच्चों के एक तरह के आंसर थे, इसलिए इसे लेवल को क्या बना दिया, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बना दिया। दूसरा जो कन्वेंशनल लेवल थी उसे रखा 11 टू 14 ईयर्स तक रखा। कब तक रखा, 11 टू 14 साल, मतलब 11 से 14 साल के बच्चे किस में आ रहे हैं, कन्वेंशनल लेवल वाले में आ रहे हैं। समझ में आ रहा है। फिर क्या रखा, आफ्टर 14, क्या, आफ्टर 14। अब और जितने बड़े थे, 14 साल से बड़े जितने भी लोग थे उनके अलग तरह के आंसर थे। तो इतना क्लियरली पता चल गया है कि इन्होंने क्या किया है, अपनी थ्योरी को कितने लेवल्स में बांटा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी लेवल्स आर मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, या हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो कितनी है, 3। 1 कौन सी है, प्री कन्वेंशनल, सेकंड कौन सी है, कन्वेंशनल, एंड थर्ड कौन सी है, पोस्ट कन्वेंशनल। एज की बात करें तो पहले में 4 से, देखिए छोटे बच्चे, 4 से नीचे के बच्चे इन्होंने नहीं लिए हैं, 4 से 11 साल तक का प्री कन्वेंशनल, 11 से 14 साल का है तो बच्चा कौन सी वाली लेवल में रखा है इन्होंने, कौन सी वाली लेवल में रखा है, कन्वेंशनल में। और आफ्टर 14, मतलब 14 साल के बाद के जितने भी बच्चे थे उन्हें कौन सी में लगा है, कन्वेंशनल लेवल में, पोस्ट कन्वेंशनल में, सॉरी। ओके, इतना पता चल गया। अब इन्होंने लेवल, हर लेवल में 2 स्टेजेस दिए। क्या किया, हर लेवल में 2 स्टेजेस दिए। इसे हटा देता हूं जिससे जगह मिल जाए मुझे। ओके, इससे भी 2 लेवल निकल के आने, इससे भी 2 लेवल निकल के आने, इससे भी 2 स्टेज निकल के आने, मतलब हर लेवल से 2 स्टेज। तो 3 लेवल से कितनी स्टेज बनने वाली है, 6। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय कोलबर्ग, तो देयर आर 6 स्टेजेस। अगर लेवल की बात करेगा तो देयर आर 3 लेवल। फोकस करिए, क्वेश्चन पूछा जाता है गलत कर देते हो, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर पूछा जाए हाउ मेनी लेवल्स आर द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोलबर्ग, तो देयर आर 3 लेवल्स। ओके, कौन कौन सी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। बट अगर बात करें हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय कोलबर्ग, तो देयर आर 6 स्टेजेस। हर लेवल में कितनी स्टेजेस है, 2 हैं। ओके, अच्छा नाम लिख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो पहली स्टेज का जो नाम है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे तुम्हारा कंफ्यूजन दूर रहे। जो पहली लेवल का नाम है उसका नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। क्या, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दिख रहा है ना, ओरिएंटेशन। चलो चलो, ये तो पता चल गया पहली लेवल। अच्छा, समझे थे, पहले लिख लो फिर वन बाई वन समझाता हूँ। दूसरी लेवल की बात करें तो दूसरी वाली लेवल कौन सी है, म्यूचुअल एक्सचेंज की है। वो कौन सी है, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात तो कर रहा है यहाँ। अच्छा, तीसरी लेवल की बात करें तो कौन सी है, गुड बॉय गुड गर्ल वाली है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन। समझेंगे बढ़िया तरह से, है ना। अच्छा, ये हो गया। देन नेक्स्ट कौन सी है सर, नेक्स्ट है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। कौन सा है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ओके, ये कौन सी है, नेक्स्ट हो गई। इसके बाद 2 और हैं, उन्हें और लिख लेते हैं। मेंटेन, नेक्स्ट क्या आ गई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और नेक्स्ट क्या लो हो गई, हायर एथिकल, एथिकल वैल्यूज। तो ये इन्होंने क्या किया है, 6 स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आप देखिए क्या क्या है उसके बारे में, पहले ये लिख लो। मैंने क्या बोला, पहली स्टेज का नाम क्या है, ओबिएडेंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओके, दूसरी स्टेज का क्या नाम है, म्यूचुअल एक्सचेंज। समझ जाइए, ये वाली दोनों स्टेज कहाँ तक हैं, कन्वेंशनल लेवल की है, मतलब बच्चा कितने साल का है,
4 से 11 साल का बच्चा इन लेवल में होता है मोरलिटी के डिजाइन पे। कन्वेंशनल लेवल कितनी थी, 11 से 14 तक थी, और अगर पोस्ट कन्वेंशनल की बात करें तो आफ्टर 14 थी। इस चीज को समझने से पहले बार बार मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, मॉरलिटी मॉरलिटी मॉरलिटी। इस वर्ड को ही समझ लेते हैं कि मॉरलिटी होती क्या है। भाई सर मॉरलिटी क्या होता है? चलो यहाँ दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा, चलो मैं नहीं दिख रहा तो काम चल जाएगा, पर अब ये दिखना चाहिए। तो आपको एक वर्ड मिला है मॉरलिटी। देखिए मॉरलिटी क्या होती है, किस ये इतना पता चल गया कि ये हमारी समाज के द्वारा हमारी डिसाइड होती है। होती क्या है, किसी भी चीज की डिसीजन लेना है, राइट और रॉन्ग में आइडेंटिफाई करना है कि ये सही है या ये गलत है, वो क्या है, आपकी मोरलिटी है। तो अगर मोरलिटी को एक वर्ड में डिजाइन करें तो क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन किस चीज का, ऑफ राइट एंड रॉन्ग। भाई क्या सही है क्या गलत है, इसको डिसाइड मतलब डिसाइड करना ही क्या है, इसको डिसाइड करना ही क्या है, मॉरलिटी है। अच्छा एग्जांपल के लिए आपको ले समझाते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप हो, आप क्या गए, मान लीजिए आप कर रहे हो बोटिंग, ओके, एक रिवर में बोटिंग कर रहे हो और नदी बहुत गहरी है। अब आप, मैं क्या है, मान लीजिए आप महिला हो, मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये कोई लेडीज हैं, अब ये बोटिंग कर रही हैं, मतलब मैं घूमने गई हैं, पिकनिक मनाने गई हैं, और ये राफ्टिंग कर रही हैं, ऐसे सोच लीजिए, चलिए सोच लिया सर। अब इनके साथ कौन कौन है, कंडीशन क्या है, इनके साथ इनके पिताजी हैं और इनके साथ इनके हस्बैंड हैं। क्या है, इनके साथ इनके पिताजी भी हैं, हस्बैंड भी हैं, 3 लोग ये बोट में बैठे हैं और स्विमिंग मतलब राफ्टिंग कर रहे हैं। अब क्या होता है, बीच में जब नदी में बीच में नाव पहुंच जाती है तो होता है, मान लीजिए ऐसे सोचो, ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई किसी एक को मतलब डूबना पड़ेगा, मतलब उतरना पड़ेगा, तो 2 बच सकते हैं, वरना तीनों मरने वाले हैं। मतलब समझ जाइए, 3 में से अगर कोई एक इसमें से गिरा दो, मतलब गिरा दो, तो 2 बच जाएंगे, वरना तीनों डूबने वाले। मान लीजिए ऐसे होल हो गया, ऐसे मान लेते हैं नाम में। अब ये डिसीजन किसको लेना है, तो औरत को लेना है, औरत को कूदना नहीं है उसमें से। मतलब औरत को ही डिसीजन लेना है कि मैं हस्बैंड को गिरूं जिसकी वजह से पापा को बचा लूं, पापा और मैं बच जाएंगे, या पापा को गिर दूं जिसकी वजह से मैं और हस्बैंड बच जाएंगे। अब देखिए अलग अलग लड़कियां अलग अलग चीजें कर रही होंगी, कैसे सर, आप कैसे कह सकते हो अलग अलग कर रही होंगी, सारी लड़कियां ज्यादातर पापा को ही बचा रही होंगी? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। कुछ कह रहे होंगे कि मैं तो हस्बैंड को बचाऊंगी, पापा को गिर दूंगी। भाई क्यों? भाई कुछ ऐसा सोच रही होंगी, उनकी मोरलिटी क्या बोल रही है कि ऐसा है, पापा से अब क्या काम है, अब तो शादी हो गई, पापा को गिरा देती हूँ मैं और हस्बैंड, क्योंकि पूरी लाइफ इनके साथ रहना है, तो हस्बैंड को बचा लेती हूँ। दूसरी लड़की क्या सोच रही है कि क्या करूं, हस्बैंड को गिरा दूं, पापा तो एक ही होते हैं, दोबारा पापा तो मैं दूसरा नहीं ला सकती, बट क्या है, अगर ये मर जाएगा तो दूसरी शादी कर लूंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, पापा मेरे पास होंगे, दूसरी शादी करके हस्बैंड भी मिल जाएगा। तो अलग अलग लड़की, जैसे ही हम दूसरे लोगों पे जाएंगे अलग अलग आंसर्स मिलने वाले हैं। अब ये क्या थॉट होगी, अगर मान लीजिए किसी के पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं, तो वो किसको बोलेगी, किसको गिराएगी, हस्बैंड को। बट अगर मान लीजिए किसी के पापा बेकार हो, मतलब बेकार इन द टर्म्स ऑफ मतलब उनकी मतलब लाइक पहले से मारा पीटा जो भी किया हो, अब देन वो क्या सोचेगी, पाप को जाने दो, मैं तो किसको बचाऊंगी, हस्बैंड को बचाऊंगी। तो क्या है, जैसी कंडीशन जैसा एनवायरनमेंट हुआ था उसकी वजह से आपकी मोरलिटी डिसीजन हुई थी, डिसाइड हुई थी या नहीं हुई। अच्छा ये सब सोच रहे थे, जब सोच रहे थे बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यार क्या करूं, पापा को बचाऊं तो हस्बैंड जा रहा है, हस्बैंड को बचाऊं तो पापा जा रहे हैं। अब ये क्या वाली सिचुएशन बन गई, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन बन गई। बन गई या नहीं बन गई? और ये सब सोच रहे हो, इसमें एक रीजनिंग लग रही है। तो 3 टर्म निकल के आते हैं यहाँ पे। क्या, एक तो मोरलिटी मिल गया था हमें, क्या मिल गया था, मोरलिटी मिल गया था। दूसरा टर्म आपको क्या मैंने बताया, मॉरल रीजनिंग की बात की थी, मॉरल रीजनिंग की बात की थी, कि भाई जो सोच रहे थे कि क्या करूं, पापा को बचाऊं कि उन्हें बचाऊं, ये क्या इसको सोच रहे थे, जब क्या कर रहे थे, मॉरल रीजनिंग लगा रहे हो या नहीं। अच्छा एक बीच में कंफ्यूजन आ रहा है, तो एक मोरल डिलेमा, डिलेमा वाली सिचुएशन में भी पहुंच रहे हो, किस वाली सिचुएशन में पहुंच रहे हो, डिलेमा वाली सिचुएशन में भी पहुंच रहे हो। भाई कंफ्यूजन आ रहा है ना, एक साथ मान लीजिए 5 मिनट मिल जाए तो 5 मिनट कंफ्यूजन ही रहेगा, लास्ट टाइम पे जो डिसाइड करना होगा वो कर लेंगे। देखिए मोरल डिलेमा क्या होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज डिलेमा। तो डिलेमा क्या है, अपोजिशन ऑफ कंफ्यूजन, मतलब जब आप कंफ्यूज्ड हो,
कि क्या करूं, ये सही है या ये गलत है, ये सही है या ये गलत है। तो आप क्या कर रहे हो, मोरल डिलेमा में हो, मतलब कंफ्यूजन वाली स्टेट में हो अभी। अच्छा, जो सोच रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए जो रीजनिंग लगा रहे हो उसे क्या बोलते हैं, मोरल रीजनिंग बोलते हैं। अच्छा, मोरलिटी क्या होती है, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर लेते हो कि राइट है या कोई चीज रॉन्ग है, तो वो क्या होती है, मोरलिटी। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, कैसे सर अलग अलग मोरलिटी होती है सबकी। चलो एग्जांपल ले लेते हैं, दो बिटियां ले लेते हैं, दो लड़कियां ले लेते हैं, ओके। ये दो लड़कियां ले ली, ये मान लीजिए ये एक लड़की है, ये एक लड़की है। पहली वाली लड़की क्या है, उसके पेरेंट्स, मतलब उसने देखा घर में पेरेंट्स हैं, ओके, माँ बाप हैं। अब क्या कर रहा है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, पापा माँ को डेली पीटते हैं, गाली देते हैं। ये सब उस लड़की ने देखा है, ओके, बड़ी हुई ये सब देखते हुए। अच्छा, उसकी शादी किसके साथ हो गई, एक लड़के के साथ हो गई, ओके। और वो क्या कर रहा है, वो भी उसे मार पीट रहा है, वो भी क्या कर रहा है, उसे मार पीट रहा है। तो अब वो उसकी मोरलिटी क्या है, उसे वो ये गलत नहीं लग रहा क्योंकि उसने देखा है, अपनी माँ को पिटते हुए देखा है। देन वो क्या है, सुबह अगर पिटी है तो शाम को उसी के साथ बैठ के खाना खा रही है, उसे खाना खिला रही है, क्योंकि उसके मोरलिटी के हिसाब से वो क्या है, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट जो एक दूसरी लड़की है, मान लीजिए दूसरी लड़की है, उसने क्या है, उसके पेरेंट्स क्या है, मतलब सोच रही है, तू भी करके नहीं बोल रहे अपनी वाइफ से, उसके पिता उसकी माँ से, तू करके ही नहीं, तुम करके बोल रहे हैं, आप करके बोल रहे हैं। गाली देने की तो बहुत दूर बात रही, थप्पड़ लगाने की तो बहुत दूर बात रही, वो तो तू भी नहीं बोल रहे, वो तुम और आप करके बोल रहे हैं। अब इस लड़की की शादी होती है किसी लड़के के साथ, और वो लड़का इसे क्या बोलता है, मान लीजिए मारता भी पीटता नहीं है, मान लीजिए क्या किया, गाली दे दी। अब ये क्या हो गई, ये मतलब इसकी मोरलिटी हर्ट हो गई। अब ये लड़की क्या कर रही है कि तुमने गाली क्यों दी। अब वो 4 दिन मतलब बात ही नहीं कर रही, या यहाँ तक कंडीशन आ जाती है कि डिवोर्स चाहिए, कि भाई भाई तुमने मुझे गाली क्यों दी। अगर कोई बात थी तो हम डिस्कस कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम थी तो मुझे बता सकते थे। और भी तो तरीके होते हैं भाई, किसी भी बात को रखने के बहुत तरीके होते हैं। हाथ पैर चलाना या गाली देना ये कोई अच्छा तरीका थोड़ी है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई कोई बात रखनी है, आपको जिसकी वजह से परेशानी हो रही है, तो आप बात करके रख सकते हो कि भाई ये बात है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, प्लीज ऐसा आप मत करो। समझ में आया। अब ये क्या हो रहा है, जो जिस लड़की ने अपने माँ बाप को अपनी माँ से तुम और आप करते हुए बोलते देखा था, अगर उसकी शादी ऐसे लड़के से हो गई जो उसे ग- गाली दे रहा है, तो देन वो हर्ट हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगी। थप्पड़ मूवी देखी आपने, थप्पड़ मूवी आई थी एक, अभी उसमें क्या था कि एक आदमी अपनी बीवी को थप्पड़ लगा देता है, तो वो लड़की डिवोर्स लेने के लिए बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। क्यों चाहिए, कि बानी थप्पड़ मारा था इसने, कि थप्पड़ ही तो मारा था, इतना बड़ी क्या चीज होगी भाई, नॉर्मल सी चीज है कि थप्पड़ ही क्यों मारा था, थप्पड़ क्यों मारा था। इसका मतलब उस लड़की की मोरलिटी में क्या था कि भाई ये अनएथिकल है। बट एक लड़की जिसने अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखा, माँ को पिटते हुए देखा, माँ को गाली खाते हुए देखा, अगर उसका यही सब उसका आदमी कर रहा है, तो देन उसके लिए ये नॉर्मल सी बात है, वो पिट लेती है। और देन वो क्या करती है, वो गाली भी खा लेती है, और शाम को उसी को खाना खिला रही होती है बैठा के, उसके साथ खाना खा रही होती है। वजह क्या है कि हमारी मोरलिटी कैसे डिजाइन हुई है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया आपका कोई फ्रेंड था, आपका कोई फ्रेंड था, बहुत बेस्ट फ्रेंड था, उसकी सराउंडिंग से उसकी मोरलिटी डिजाइन हुई होगी, हमारी सराउंडिंग से हमारी मोरलिटी डिजाइन हुई होगी। मान लिया हम ऐसे मतलब समाज से पल के आए जहाँ गाली देना बहुत नॉर्मल सी बात है, या मजाक करना बहुत छोटी सी बात है। अब मैंने क्या किया, या एक लड़के ने दूसरे लड़के से क्या किया, गाली दे दी ऐसी मजाक मजाक में, या मान लिया उसकी माँ को लेके कोई कमेंट कर दिया, या उसकी बहन को लेके कोई कमेंट कर दिया जो उसके लिए नॉर्मल था, और वो हर्ट हो गया। अब देन उसने फ्रेंडशिप ब्रेक कर ली और वो बात नहीं कर रहा। तो मैं जो दूसरा आदमी जिसने गाली दी वो क्या बोल रहा है, अरे बड़ा बन रहा है, बड़ा ईगो दिखा रहा है, ऐसा क्या बोल दिया मैंने, अरे नॉर्मल सी बात तो ही बोली थी। अरे सर जी, आपके लिए वो नॉर्मल बात थी, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। आप अपनी मॉरलिटी के हिसाब से सोच रहे हो कि ये बहुत नॉर्मल बात है, बट उसकी मॉरलिटी के हिसाब से वो बहुत बड़ी बात है। तो से सॉरी, जाके सॉरी बोलिए कि भाई वजह क्या है कि आप अपनी सोच के हिसाब से सोच रहे हो कि ये बहुत छोटी सी बात है, मैंने जो गाली दी या मैंने कमेंट किया है वो नॉर्मल सी बात है। भाई आपके लिए बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि आपकी डिजाइन ऐसी हुई है, क्योंकि आपका सोशलाइजेशन ऐसा हुआ है। बट हम दूसरे की सोच को अपनी सोच से तो नहीं डिसाइड कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब आपकी मोरलिटी आपकी सराउंडिंग डिसाइड कर देती है। तो जो आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात थी वो किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है।
हो सकती है या नहीं हो सकती? तो इस चीज को हमेशा, अच्छा एक और नॉर्मल सी बात ले लेते हैं, एक एग्जांपल बात ले लेते हैं, दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में आप मेट्रो में जाना कभी, तो वहां पे क्या है, आपको लड़कियां शॉर्ट ड्रेस में मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी? शॉर्ट ड्रेस में मिल जाएंगी, इट इज कॉमन थिंग। आप मेट्रो में जाइए, लड़कियों ने छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं, नो प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिकॉज सबकी मोरलिटी में बना हुआ, इट इज कॉमन थिंग। बट अगर वही चीज किसी गांव में जाके एक लड़की कोई शॉर्ट ड्रेस पहन ले, तो पूरा मेला लग जाएगा, बातें बनने लगेंगी। वजह क्या है कि वहां के लोगों की मॉरलिटी अलग है। तो इसी हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसी सिचुएशन में है, जैसी कंडीशन में है, जिस जगह पे है, उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई, अगर दिल्ली में हो देन ठीक है, यू कैन बोरो दिस टाइप ऑफ क्लॉथ्स, बट इफ यू आर इन विलेज देन यू शुड बोरो क्लासिकल क्लॉथ्स या उस दैट टाइप ऑफ क्लॉथ। क्लियर है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो मेरे हिसाब, मेरा कहने का, अब फिर वो लड़कियां बोलती हैं कि यार तुम्हारी तो सोच ही गंदी है, तुम तो सोच गंदी रख रहे हो। भाई मैडम, सोच गंदी नहीं है, जिस जगह पे आप ये सब कर रही हो वो गलत है उस जगह पे। ये ठीक है, कोई आप घूमने जा रहे हो बाहर किसी कंट्री में जा रहे हो, देन कुछ भी बोरो करो, आप कुछ भी पहनो, बट अगर आप घर में हो, घर में समाज में हो, तो देन आपको समाज की तरह बिहेव करना पड़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये मोरलिटी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये डिसाइड करना कि क्या चीज रॉन्ग है, क्या राइट है, ये आपकी मॉरलिटी है। इस चीज के लिए जो थिंकिंग प्रोसेस लग रही है उसे क्या बोलेंगे, मॉरल रीजनिंग बोलेंगे। अच्छा, डिसीजन करने में अगर कंफ्यूजन चल रहा है, वो लड़की डिसीजन नहीं कर पा रही थी ना, कि पाप को भेजूं कि अब हस्बैंड को डालूं, तो वो किस वाली सिचुएशन में है, मोरल डिलेमा वाली सिचुएशन में। किस में है? मोरल डिलेमा वाली सिचुएशन में। तो ये तीनों टर्म्स याद आ गए या नहीं, समझ में आ गए या नहीं आ गए? मुझे लगता है अब तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं इन तीनों टर्म्स में। व्हाट इज मोरलिटी? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। व्हाट इज मोरल रीजनिंग? तो जो थिंकिंग प्रोसेस लगी है ये सोचने में कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्या है, मोरल रीजनिंग। अच्छा, अगर व्हाट इज मोरल डिलेमा, तो अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, मतलब जब आप कंफ्यूजन में हो देन क्या, किस में हो आप, डिलेमा में हो, डिलेमा में हो। ओके, अब अपनी थ्योरी पे लौट के आ जाते हैं, जिससे आप थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब बच्चों के आंसर देखिए। 4 साल के बच्चे थे, जो 4 और 5 साल या 6 साल का बच्चा था, वो क्या बोल रहा था पता है हाइंस के, उन्होंने पूछा कि अच्छा बताइए हाइंस को चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना पाप है, बीवी को मर जाने दो, नो प्रॉब्लम, बट चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर चोरी करेगा तो पाप पड़ेगा, पाप पड़ेगा और क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा। भाई चोरी करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। तो उसने बीवी, मतलब उसके लिए बीवी मायने नहीं रखती, उसके लिए क्या है, पनिशमेंट इज सुप्रीम। मतलब वो क्या सोच रहा है, उसकी मोरलिटी क्या डिजाइन कर रही है, भाई चोरी करना गलत बात है, बीवी मर जाए मर जाए। तो छोटे बच्चा है, तो वो किस पे फोकस कर रहा है, आज्ञाकारिता, मतलब ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यहाँ बच्चे की सोच क्या कह रही है कि भाई उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, पैसे है नहीं तो चोरी मत नहीं करनी चाहिए, बीवी चाहे मरे तो मर जाए। ओके, ये कौन सी क्लास बच्चा है, 4 से मान लीजिए 5-6 साल का बच्चे के आसपास है। ओके, कुछ, फिर कुछ ऐसे बच्चे मान लीजिए 6-7 साल का बच्चा, वो क्या बोल रहा है कि अब देखिए भाई, म्यूचुअल एक्सचेंज वाली सिचुएशन है, अगर उसे दवाई चाहिए तो वो कहीं से लाए, पैसे लाए तो दवाई ले, चाहे वो 1000 की दे रहा है चाहे 2000 की, अगर पैसे लाए और दवा ले और बीवी को बचा ले। चोरी नहीं करनी चाहिए, जो म्यूचुअल एक्सचेंज। अच्छा, आपने क्लास में देखा होगा, मान लीजिए जो पीआरटी के टीचर है, या आपके घर में कोई बच्चा है, या आपने क्लास में देखा एक बच्चा दूसरे बच्चे से लड़ रहा है, आपने रीजन पूछा भाई क्यों लड़ रहे हो उससे, कि कल मैंने इसे शार्पनर दिया था, आज ये मुझे इरेजर नहीं दे रहा है, या आज मुझे ये पेंसिल नहीं दे रहा है, कि अब कल मैंने इसे टिफिन खिलाया था, आज मुझे ये टिफिन नहीं खिला रहा, कल मैंने इसे टॉफी दी थी, ये मुझे टॉफी नहीं दे रहा। मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, अगर तुम्हें कुछ मैंने दिया है तो मुझे भी चाहिए, बट अगर आज तुम किसी को पेन दे दो, कल तुम उससे ये कह के मांगोगे कि कल मैंने दिया था इसलिए तू मुझे आज दे, नहीं, जरूरत होगी तो मांग लोगे, देन वो मना कर देगा, नो प्रॉब्लम, बिकॉज अब तो आपकी मोरलिटी अलग चीज है, आप बड़े हो गए हो। बट एक बच्चा, उसकी मोरलिटी क्या है, वो म्यूचुअल एक्सचेंज पे बिलीव करता है। वो क्या कह रहा है कि भैया हैंस पैसा लाए, कहूं से लाए, और क्या करे, उसको दे दे और दवा ले ले। तो समझ में आ रहा है म्यूचुअल एक्सचेंज। तो ये कौन से बच्चे थे, ये 11 साल से छोटे बच्चे थे, ये दो तरह के आंसर्स दे रहे थे। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, फिर आया गुड बॉय एंड गुड गर्ल वाली सिचुएशन। अब इसमें क्या है, मान ली अब बच्चा
किस लिए डिसीजन ले रहा है, मतलब कुछ काम किस लिए कर रहा है, उसे इमेज दिखानी है कि मैं गुड बॉय गुड गर्ल हूँ, गुड बॉय गुड। आपने कहा कि अच्छा क्या करना चाहिए, मान लिया आपने किसी से कहा पानी की बोतल ले आओ, यहाँ क्या बच्चा कर रहा है म्यूचुअल एक्सचेंज में कि मुझे क्या दोगे, मैं बोतल लेके आ रहा हूँ तो चॉकलेट मिलेगी क्या मुझे, मतलब मैं अगर काम करूंगा तो देन मुझे कुछ चाहिए। बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप कह रहे हो पानी ले आओ, तो वो पानी ला के दे रहा है, वजह क्या, वो चाहता है कि मैं मुझसे गुड बॉय गुड गर्ल की बात हो, आई एम अ गुड गर्ल। अब टीचर कोई काम करा रहा है तो देन वो कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मेरी इमेज किसकी बने, गुड बॉय गुड गर्ल की बने। तो मतलब समझ में आ रहा है, मोरलिटी जो डिसीजन ले रहा है उसके पीछे सोच क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल की। तो अगर हाइंस की वाली सिचुएशन में है तो वो क्या कह रहा है कि भाई देखो चोरी नहीं करनी चाहिए, पैसे ला रहा है तो ले ले और नहीं तो नहीं मत ले। नेक्स्ट है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर, मान ली अगर आप कुछ क्राइम करते हो तो देन पनिशमेंट भी लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कितनी एज का बच्चे, 11 से 14 साल का बच्चा क्या कह रहा है कि देखिए अगर वो चोरी कर लेता है और अपनी दवा लेके बीबी को बचा लेता है तो ठीक है, बचा लिया, बट उसने चोरी की है इसलिए उसे क्या करना चाहिए, सजा भुगतनी चाहिए। भाई अगर आपने चोरी की है किसी भी बड़ी वजह से, तो अब क्या करो, अब बीवी तो बच गई, अब सजा लो क्योंकि आपने चोरी की है। क्या है, क्योंकि जितने भी रूल और रेगुलेशंस बने हुए हैं समाज में, जितने भी नियम और कानून बने हुए हैं, अगर उन्हें तोड़ते हो आप तो आप क्या करोगे, उसकी सजा लो। तो ठीक है, मान लिया अगर वो चोरी कर रहा है और बीवी को बचा रहा है, ठीक है अच्छी बात है, बट चोरी करने के बाद उसे क्या करना चाहिए, सजा भी लेनी चाहिए। अच्छा सर जी समझ में आ गया। तो ये कौन सी वाली स्टेज है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। मान लिया ऐसा एक आदमी की डिजाइन, मतलब 14 13 14 साल का बच्चा अगर कोई गलती करता है, तो अगर उससे गलती होगी तो देन वो सोचता है कि ठीक है मुझे पनिशमेंट में लेना चाहिए इस चीज का, ओके, मुझे इस चीज की सजा मिलनी चाहिए। फिर आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली भावना। अब मतलब जो रूल और रेगुलेशंस बने हुए हैं उनके विरोध में चले जाओ आप। अब वो क्या कह रहा है, मतलब इस एज के बच्चे क्या कह रहे हैं, मतलब आफ्टर 14 साल के बच्चे क्या कह रहे हैं, उनके आंसर्स क्या आ रहे हैं कि देखिए मान उसे चोरी भी करनी चाहिए, बीवी को भी बचा लेना चाहिए और बिल्कुल भी सजा नहीं लेनी चाहिए। पानी सर जी क्यों, अब चोरी कर रहे हो सजा क्यों नहीं लेनी चाहिए, इसलिए नहीं लेनी चाहिए 100 रुपए की चीज थी 1000 रुपए में दे रहा था, वो भी तो गलत कर रहा था। अरे वो भी तो गलत कर रहा था, इसलिए कोई सजा नहीं है, चोरी भी करनी है और दवा भी लेनी है और बीवी को भी बचाना, बट सजा भी नहीं लेनी है। वो भी तो, उसकी तरफ तो देख नहीं रहे हो आप, वो भी तो गलत कर रहा है, तो मैं भी गलत करूंगा। ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने देखा होगा मतलब कुछ लोग क्या होते हैं कि ठीक है मैं टैक्स नहीं दूंगा, गवर्नमेंट को टैक्स मैं नहीं दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, अरे ये भी तो मतलब भ्रष्टाचार करते रहते नेता, पैसा खाते थे जनता का, मैं बिल्कुल एक भी टैक्स नहीं दूंगा। अभी एक आर्टिकल आया था या एक न्यूज आई थी, एक आदमी, एक बिजनेसमैन था, उसने 10 आदमी को इसलिए हायर कर रखा था और 10 आदमी को सैलरी देता था इस चीज की कि वो कुछ भी आइडिया निकालें और टैक्स से बचाएं। जितना टैक्स जाना था गवर्नमेंट को उससे ज्यादा उनको सैलरी दे रहा था वो। और बहुत अगर उसका पूरा जब हिस्ट्री निकल के आई, बहुत मतलब वो बहुत दान भी करता था, मतलब मंदिर में जाके दान करना, लोगों को दान करना, बट गवर्नमेंट को वो टैक्स भी नहीं देना चाहता था। उसके लिए उसने कुछ लोग हायर कर रखे थे कि कुछ भी दिमाग लगाओ, कहीं भी पैसा लगाओ, सोने में कुछ में, पर टैक्स नहीं देना। वजह क्या है कि ये सरकार भी तो निकम्मी है, ये भी तो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, मैं टैक्स नहीं दूंगा 1 रुपए भी। उस आदमी का ये मतलब नहीं था कि मुझे पैसे बचाने के लिए टैक्स चोरी कर रहा है, नहीं, वो चोरी इसलिए कर रहा है, वो उससे ज्यादा तो दान दे रहा था, उससे ज्यादा तो वो उन लोगों की सैलरी दे रहा था, वो इसका टैक्स को बचा रहे थे या टैक्स के लिए कुछ आइडिया लगा रहे थे जिसकी वजह से टैक्स बच जाए। तो उसकी क्या डिजाइन है, मोरलिटी कहाँ डिसाइड है, कौन सी है, सोशल कंट्रास्ट वाली भावना है, वो रूल और रेगुलेशंस के खिलाफ है, क्योंकि रूल और रेगुलेशंस की वजह से भाई वो जो आदमी है, जो मेडिकल स्टोर वाला है, वो गलत कर रहा है, इसलिए उसे चोरी भी करनी चाहिए और सजा भी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, फिर लास्ट वाली कौन सी है, हायर एथिकल वैल्यूज। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इसमें क्या हो गया, चलो ठीक है बीबी को हमें रूल्स नहीं रेगुलेशन नहीं तोड़ने, लोगों के लिए अपनी भी जान दे देनी चाहिए। जैसे जैसे ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लोगों के लिए न्यौछावर कर दिया। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं विक्रम बत्रा, जो विक्रम बत्रा थे, उनकी आपने मूवी देखी होगी, अभी कुछ दिन पहले आई थी। वो आदमी मतलब दो तीन उन्होंने क्या किया, 2 3 पोजीशंस को कैप्चर कर लिया, पाकिस्तान के जितने उनसे छुड़ा लिया। उसके बाद उनसे कहा गया कि चलिए आप थक गए होंगे, आप एक काम करिए, आप दूसरी टीम जाके आगे वाले मतलब पोजीशंस को कैप्चर करेगी। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं मैं जाऊंगा अपनी अपनी टीम के साथ, और वो गए और उन्होंने अपनी जान दे दी।
तो ये वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। मतलब उनका स्वार्थ देखिए, वहां वो हैंस अपनी बीवी के लिए चोरी करने की बात कर रहा है कि बीवी, उन्होंने अपना भी नहीं सोचा, वो ये भी नहीं सोच रहे कि मुझे क्या करना चाहिए। वो तो चाहते तो वो वापस आ सकते थे, भाई मेरी फैमिली है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी मर सकता हूँ, उनके साथी और पोजीशंस कैप्चर करने में उनके साथी थे, तब मर चुके थे, उनके सामने ही मरे थे, फिर भी वो आगे गए। तो इसका मतलब कौन सी मॉरलिटी डिजाइन थी, हायर एथिकल वैल्यूज। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे। सुभाष चंद्र बोस को चाहते तो वो क्या थे, एक लॉयर थे, बहुत अच्छे लॉयर थे। उसके लॉयर के बाद वो क्या थे, आईएएस की परीक्षा में भी थे, मतलब एक अधिकारी भी बनते थे, आईसीएस बोलते थे उस टाइम उसे। अगर वो चाहते तो आराम से अधिकारी की पोजीशन लेते और अंग्रेजों के साथ बढ़िया तरह खाते पीते, और क्योंकि वो तो अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे, लॉयर थे, बहुत फीस लेते। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने क्या किया, मान लीजिए सजा काटी, जेल काटी, छुप के भागे, निकले, हिटलर से जाके मिले, वहां जितने भी इंडियन लोग थे जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ रहे थे, उसने जो बंदी बना रखा था सबको छुड़ाया। देन जापान गए, जापान से सिंगापुर आए, फिर देन नॉर्थ ईस्ट से सेना बना के भारत में अंग्रेजों से लड़ने लगे। भाई पूरी सेना बना ली थी उन्होंने, आजाद हिंद फौज, और लोग अंग्रेजों से लड़ने लगे, लोगों को जगाया, लोगों से बोला कि जितने भी भारत के लोग अंग्रेजों की सेना में भर्ती हैं वो सब छोड़ दें, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। वो आदमी क्यों कर रहा था, वो आदमी खत्म हो गए। इसका उन्हें वो चाहते तो अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते थे, जी सकते थे या नहीं जी सकते थे, बट उनकी मॉरलिटी कैसी डिजाइन थी, हायर एथिकल वैल्यूज, के मुझे अपने देश के लिए जीना है। भगत सिंह को ले लीजिए, कितनी उम्र थी, 22-23 साल की उम्र थी। 22-23 साल की उम्र पे लड़के या एज के बच्चे, उस टाइम उनकी एज के बच्चे क्या कर रहे होंगे, वही घर में रहना, खाना पीना, और मतलब ये सब के शादी करने हैं, ये सब बच्चे और ये सब कर रहे थे। बट वो क्या कर रहे हैं, वो देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। वो उनके घर वाले शादी के लिए प्रपोजल कर रहे हैं, वो घर से भाग जाते हैं, मुझे शादी नहीं करनी है। और वो क्या करते हैं, और वो जाके मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं, और उन्हें सजा हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है, 22-23 साल की उम्र में उन्हें फांसी लग जाती है। तो सोचिए कहाँ पे उनकी मॉरलिटी डिजाइन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा एनवायरनमेंट का हमारी मॉरलिटी डिजाइन करता है। अब इसे कंक्लूड कर लेते हैं, ये पूरी जो कहानी सुनी है अब इसे कंक्लूड कर लेते हैं। ओके, वैसे समझ में आ गई होगी, अगर एक बार में समझ में नहीं आई है तो दोबारा वीडियो को देख लेना, अच्छी पक्की पक्का बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। पूरा रिसर्च हमने समझ लिया है, क्या क्या होता है ये सब हमने समझ लिया है। अब बात कर लेते हैं, इस पूरी थ्योरी को कंक्लूड करते हैं कुछ वर्ड में। तो आएगा क्वेश्चन, क्या आएगा कि हु गेव द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है। तो किसके पास पहुंचेंगे, कॉलबर्ग। चलिए भैया आपको ऑप्शन में लगाना है, जरूरत है आपकी, ठीक है। कॉलबर्ग कौन थे, तो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, क्लियरली पता चल गया। अगर बर्थ की बात करें तो बर्थ कब हुआ था, तो 25 नवंबर 1927 में हुआ था, 1927 की बात है। ओके, क्लियरली पता चल गया, ठीक है सर, इतना पता चल गया। इन्होंने क्या किया था, मोरल डेवलपमेंट को कितनी लेवल्स में बांटा था, 3 लेवल्स में। कौन कौन सी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। अगर प्री कन्वेंशनल में एज ग्रुप की बात करें तो 4 से 11 साल के बच्चे हैं। कन्वेंशनल की बात करें तो 11 से 13 साल के बच्चे हैं। पोस्ट कन्वेंशनल की बात करें तो आफ्टर 14 बच्चे हैं। क्लियरली समझ में आ गया। अच्छा, इन्होंने जो लेवल, हर लेवल में 2 स्टेज दिए थे, तो 3 लेवल थे, हर में 2, तो इसका मतलब 6 स्टेज हो गए। कितनी स्टेजेस हो गए, 6 स्टेजेस हो गए। 6 स्टेजेस हुए या नहीं हो गए, हाँ सर जी 6 स्टेज हो गए। कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले बच्चा क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो किससे बचना चाहता है, पनिशमेंट से, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन थी। दूसरा क्या था, म्यूचुअल एक्सचेंज, इसलिए करूंगा कि मुझे बदले में कुछ चाहिए। ओके, देन क्या था, गुड बॉय गुड गर्ल वाले, कि अब क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है। नेक्स्ट, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, मतलब रूल और रेगुलेशन मेंटेन होना चाहिए, इस वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सोशल कंट्रास्ट, मतलब अब रूल और रेगुलेशंस के मैं खिलाफ जाऊंगा। तो जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो क्या होते हैं, सोशल कंट्रास्ट वाली फीलिंग में होते हैं। और देन लास्ट, सबसे जो लास्ट स्टेज है उसका नाम क्या है, हायर एथिकल वैल्यूज। ओके, क्लियरली समझ में आ गया। 3 लेवल 6 स्टेज, 3 लेवल 6 स्टेज। कॉलवर्क की कितनी लेवल दी, 3 लेवल, कितनी स्टेजेस दी, 6। हर लेवल में 2 स्टेज, हर लेवल में 2 स्टेज। क्लियरली समझ में आ गया। अब कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। अगर पूछा है हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग,
तो देन स्टेजेस का मतलब 6 नॉट 3, 6। ओके, लेवल्स की बात करें तो हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट गिवन बाय कोहलबर्ग, तो देयर आर 3 लेवल्स, नॉट 6 लेवल्स, ओनली 3 लेवल्स। ओके, मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए करना क्या है, बस नोट्स बनाने हैं। क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। वजह क्या है, अभी 1 घंटे का लेक्चर है, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी मान लीजिए अप्रोक्स 1 घंटे का है, बट जब आपको एग्जाम टाइम पे 1 घंटे पढ़ोगे तो देन फिर तो तैयारी कर ही नहीं पाओगे। आप अपनी हैंड रिटेन नोट्स बनाओगे तो 5 मिनट में निकल जाओगे। अभी मैंने 5 मिनट में इस चीज को कंक्लूड कर दिया या नहीं, तो 5 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो। अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज मोरलिटी, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गलत और सही में जो आइडेंटिटी चुन रहे हो वो क्या है, आपकी मोरलिटी है। मोरल रीजनिंग क्या है कि जो थिंकिंग प्रोसेस लगी है इस चीज को सोचने में कि क्या सही है क्या गलत है, वो क्या है, मोरल रीजनिंग। अच्छा सर, मोरल डिलेमा क्या होता है, तो मोरल डिलेमा ए स्टेट है, मतलब एक पोजीशन है किसकी, कंफ्यूजन की। मतलब जब आप कंफ्यूजन में होते हो तो क्या होते हो, आप डिलेमा में होते हो, तो ये आपका मोरल डिलेमा है। चलिए, मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा, ज्यादा करेंगे तो बोर हो जाओगे। अब क्या करना है, लग रहा है क्लास में कि ठीक चल रही है क्लासेस, अगर आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ओके, इतना तो कर ही सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है, लाइक कर लेंगे। अगर लगता है कि जैसा से और आगे क्लासेस लेनी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि बस यहीं तक सीडीपी के तो 60 से 65 लेक्चर होने वाले हैं। तो अभी कौन से लेवल, शायद आज 8 या 7वां लेक्चर है आज। तो ऐसे करके कितने तक पहुंचना है, हमें 70 तक पहुंचना है। अगर 70 तक पहुंचना है, अगर हमसे सीडीपी पढ़नी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर, कर लिया। अगर आपको लगता है कि यहाँ अच्छी तरह डिस्कस हो रही है और बेनिफिट हो रहा है, हाँ सर जी बेनिफिट तो हो रहा है, आपके आसपास के लोग होंगे, रिलेटिव्स होंगे, ऐसे लोग होंगे जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान ली सी टेट की कर रहे हैं, कुछ लोग यूपी टेट की कर रहे हैं, कुछ लोग एनबीएस की कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की कर रहे हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालय केवीएस की कर रहे हैं, कुछ दिल्ली डीएच ट्रिपल एचपी की कर रहे हैं। तो आपके रिश्ते में जितने भी लोग हैं, आपका भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, बड़ा भाई, बड़ी बहन, बेटा बेटी, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिससे क्या होगा, सभी का भला हो जाएगा। ओके, सभी सीडीपी पढ़ लेंगे, सभी अच्छे हो जाएंगे सीडीपी में। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड लक, बाय।